कल हम लोगों ने 16 अलग अलग केसेस की बात करी थी। उसमें से कल 4 बेसिक केसेस की बात करी थी। 4 में से 2 कर्व मैंने बनाए थे, 2 आपको होमवर्क में दिए थे। हम एक बार ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, हाँ या ना बोल देना जिसका आ जाए, ठीक है। केस 1 था डिमांड बढ़े और सप्लाई कांस्टेंट रहे, ये मैंने यही करा दिया था। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ी थी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ी थी। लाइन से रखना सीक्वेंस। केस 2 ये आपको होमवर्क में दिया था, इसमें डिमांड कम हो रही थी और सप्लाई कांस्टेंट थी। इसकी ऑब्जर्वेशन है प्राइस भी कम हो रही है, क्वांटिटी भी कम हो रही है। सबकी सही है? एक सुर में बोलो। सबकी सही है? पक्का? ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कांस्टेंट है। इसकी ऑब्जर्वेशन है प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। सबकी यही है? प्राइस कम और क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस कम और क्वांटिटी ज्यादा। ओ हीरो, ठीक है, ये थर्ड केस है। उसके बाद फोर्थ केस तो मैंने यही करवा दिया था तुम्हें। फोर्थ केस में सप्लाई बढ़ रही थी, अरे सप्लाई कम हो रही थी, डिमांड कांस्टेंट थी। इसमें प्राइस बढ़ रहा था और क्वांटिटी कम हो रही थी। ये 4 केस आपके हो गए। अब हम लोग आज स्पेशल केसेस की बात करेंगे। 12 केसेस है, 12 में 3-3 के जोड़े हैं, ठीक है। तो 5, 6 और 7 क्या था? डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, यही था। डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े। एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर, एक बार इधर और एक बार इक्वल। ये 3 केस है। 3 में से आज कोई एक अपन बनाएंगे, 2 आप बनाओगे कल, है ना। तो अपन ले लेते हैं केस नंबर 5। कौन सा ले लेते हैं? केस नंबर 5। 0x(y) बोर्ड पे देखना बच्चों। अब ये dd डिमांड कर्व और ये SS सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम। कल बात हुई थी बच्चों, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, रोज बनेगा। और कल बात हुई थी डिमांड बढ़े या सप्लाई बढ़े राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कहाँ होता है? और कम हो तो कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड। अब बोर्ड पे देखो, ये डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी। मैं दोनों को बढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रेटर देन का साइन किधर है? डिमांड की तरफ। तो मैं डिमांड को थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊंगा, ये बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट डैश 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 D1। ये डिमांड बढ़ रही है बेटा, बढ़ रही है। अब मैं सप्लाई को भी बढ़ाऊंगा, लेकिन सप्लाई का चेंज थोड़ा सा कम रखूंगा। तो सप्लाई भी बढ़ती है तो राइटवर्ड आती है, तो ये राइटवर्ड डॉट 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 डॉट। जो भी केस हो वो आपके कर्व में साफ साफ झलकना चाहिए। ये डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है किससे? सप्लाई के इंक्रीज से। बोलो मेरे साथ, डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के। क्या ये कर्व में दिख रहा है? ये दिखेगा तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही आएंगी। अब मेरा इंटरसेक्शन पहले यहां था, अब मेरा इंटरसेक्शन यहां है। ये डिमांड सप्लाई बराबर हो रहे हैं, यहां से खींच दो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑब्जर्वेशन क्या बनी? प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी भी बढ़ी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज, और ग्रेटर देन का साइन कहां होगा? क्वांटिटी की तरफ। आंसर, ये आंसर है आपका, बन गया। ये किसका कर्व बनाया हमने? केस 5 का। अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो आएंगे डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर से। कैसे? सुनना बराबर। कोक ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो ये हमने वहां पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड। तो कोक ने प्राइस बढ़ा दिए ना, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, तो ये पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से पेप्सी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ा पाई, तो सप्लाई बढ़ी तो सही लेकिन कम बढ़ी। तो अब आपको समझ जाना ये कौन सा केस है जिसमें डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन जितनी डिमांड बढ़ रही है ना उतनी सप्लाई नहीं बढ़ रही। फिर आप कर्व बना देना, और कर्व बनाते ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फिर कल मैंने स्टेप बताई थी, स्टेप कैसे लिखनी है? फर्स्ट वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व DD, देन वी हैव ड्रॉन सप्लाई कर्व SS, देन डिमांड इंक्रीजेस एंड डिमांड कर्व इज D1, supply increases and supply curve is S1, increase of demand is more than increase of supply, and new equilibrium price is OP1, new equilibrium quantity is OQ1.
OQ1 इज ग्रेटर देन OP1, खत्म। ये 6 स्टेप में लिखना, पॉइंट में एक नंबर नहीं कटेगा, और ये सब आपको लिखना है। 16 के 16 स्टेप अपन यहां लिख नहीं सकते। आपको कर बनाना आता है तो उसकी स्टेप आप आराम से लिख सकते हो। मेन आंसर क्या होगा बच्चों आपका, ये वो क्या चेक करेगा कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है किसके मुकाबले, प्राइस के मुकाबले। ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। कौन सा केस समझाया मैंने तुम्हें, 5, जहां मैंने डिमांड भी बढ़ाई सप्लाई भी बढ़ाई, लेकिन डिमांड का बढ़ना ज्यादा था किससे, सप्लाई के बढ़ने से। डिमांड का बढ़ना ज्यादा था किससे, सप्लाई के बढ़ने से। एक इक्वल टू वाला केस लेते हैं। कौन सा लेते हैं, इक्वल टू वाला। तो 5 मैंने करा दिया, याद रखना। आप उतारोगे इसे, लिखो जल्दी, पॉज कर दे बेटा। ऑब्जर्वेशन की ये ऑन कर दी। 7 एक चेंज इक्वल वाला ले लेते हैं। यहां डिमांड बढ़ानी है और सप्लाई भी बढ़ानी है, और चेंज कैसा रखना है, इक्वल। तो ये x, ये y, और स्टैंडर्ड डायग्राम ये d और ये s, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है मुझे, डिमांड भी बढ़ानी है और सप्लाई भी बढ़ानी है, लेकिन दोनों का चेंज इक्वल रखना है। इक्वल के अंदर आप स्केल का यूज करना बराबर। अभी मैं बिना स्केल से बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा बराबर लूं। तो मैं डिमांड बढ़ा रहा हूं, डिमांड बढ़ेगी तो कहां आएगी, राइट वर्ड, D1। सप्लाई भी बढ़ेगी तो कहां आएगी, राइट वर्ड। तो ये S1। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन यहां था, अब इंटरसेक्शन यहां है। तो यहां से जब खींचूंगा तो क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन प्राइस सेम है, तो आप लिखोगे इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन प्राइस विल रिमेन सेम। अब एक कमाल की बात बताता हूं आपको, जब भी इक्वल टू का साइन आएगा ना, तो प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज हमेशा सेम रहेगी। जब भी बीच में कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू, या तो प्राइस सेम रहेगी या क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर सेम नहीं रह रही तो आपने कुछ गलती करी है, आपके डायमेंशंस गलत है। और आई एम डैम श्योर कि अगर आप स्केल से बनाओगे तो फिर डायमेंशन में गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना स्केल आप इधर रखोगे उतना ही स्केल आप इधर रखोगे। ये तो मैंने अंदाजे से बनाया था, फिर भी सही बैठ गया। आप स्केल से बनाओगे तो 100% एक्यूरेट बैठेगा। ठीक है, जैसे आपने यहां स्केल रखा, फिर उतना ही स्केल आपने यहां रखा, तो जब आप खींचोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। समझ गए बच्चों? तो ये मैंने आपको 7th केस बताया, डिमांड विल राइज, सप्लाई विल राइज एंड द राइज इज इक्वल। दोनों का राइज क्या है, इक्वल है। ऑब्जर्वेशन क्या आई, प्राइस विल रिमेन सेम एंड क्वांटिटी विल राइज। तेरी यही आई थी रिद्धिमा, एग्जैक्ट यही आई थी, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बेटा, इनके इक्वल रहने का कोई भी रीजन नहीं होता। इक्वल रहने का रीजन ये है कि अभी जैसे मेरी डिमांड बढ़ी, तू मेरे पास आया, तेरे को मैं एप्पल बेचता हूँ, तेरे को मेरे एप्पल बहुत पसंद आए और तू एप्पल लेने आया और तूने कहा सर 20 किलो एप्पल और दो, तो मैंने, तेरी डिमांड बढ़ी। ठीक है, अब सप्लाई बढ़ाने के लिए मैं जहाँ से मैं खरीदता हूँ वहाँ गया, मैंने, बेटा अगर आप हंसे हो ना बाहर निकाल के फेंक दूंगा यहाँ से, समझ गए ना, समझदार मत बनना ज़्यादा। तो मैं जहाँ से खरीदता हूँ मैं वहाँ से लेकर आया और सप्लाई बढ़ गई। अब जितने एग्जैक्टली डिमांड बढ़ी थी उतनी ही एग्जैक्टली सप्लाई बढ़ी, तो ये कर्व इस तरीके से बनेगा। अब इसका रीजन क्या है, बढ़ने के रीजन होते हैं, एग्जैक्ट उतने ही रहने के कोई रीजन नहीं होते। जैसे आज अगर मेरी क्लास 5 बजे शुरू हुई और कोई बच्चा 4:45 बजे आ गया तो उसके रीजन हो सकते हैं। कोई बच्चा 5:15 बजे आया तो उसके रीजन हो सकते हैं। बेटा तू लेट क्यों आया, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। तू जल्दी क्यों आया, सर पापा यहाँ से निकल रहे थे तो वो आपको यहीं, मेरे को यहीं छोड़ते हुए चले गए। जल्दी आने के रीजन हो सकते हैं, लेट आने के रीजन हो सकते हैं। अब तू 5 बजे आया तो मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा तू 5 बजे क्यों आया, 5 बजे का टाइम ही था। सेम उस टाइम पे आने के क्या रीजन होंगे। तो जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ी, उसके कोई रीजन नहीं है। तुमने 20 किलो से डिमांड बढ़ाई, मैंने 20 किलो से सप्लाई बढ़ा दी। तो किसी चीज़ के इक्वल होने के कभी भी कोई रीज़न नहीं होते, लेकिन हाँ उनके इक्वल होने के बाद प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने यहाँ बता दिया कि प्राइस विल रिमेन सेम एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 7। ठीक है, आगे आओ।
अब अगला केस मैंने क्या लिया था, 8, 9, 10 दोनों का राइज तो हो गया ये। अब एक का राइज एक का फॉल था या दोनों का फॉल था, दोनों का फॉल। तो 8, 9 और 10 डिमांड विल फॉल, सप्लाई विल फॉल, डिमांड विल फॉल, सप्लाई विल फॉल, डिमांड विल फॉल, सप्लाई विल फॉल। ग्रेटर देन का साइन एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इक्वल टू। अब इसमें से कौन सा उठाए, एक ये उठा लेते हैं। तो 9th वाला केस उठाते हैं। पहले बनेगा स्टैंडर्ड डायग्राम 0 x y, ये डिमांड और ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या करना है यहाँ पे, डिमांड भी कम करनी है, सप्लाई भी कम करनी है। दोनों चीजें कम होती है तो कहाँ शिफ्ट होती है, लेफ्ट। तो डिमांड कम होगी तो लेफ्ट। चेंज किस में ज्यादा लेना है, सप्लाई, याद रखना। तो इसका थोड़ा सा कम चेंज ले रहा हूं, D1 यहाँ डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम होगी। तो सप्लाई कम होगी तो कहाँ होगी, लेफ्टवर्ड, वो भी लेफ्टवर्ड। लेकिन चेंज किस में ज्यादा है, सप्लाई में। तो सप्लाई का चेंज थोड़ा ज्यादा लूंगा, S1 S1। पहले इंटरसेक्शन कहाँ था, यहाँ। अब इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ। तो P1 और Q1, प्राइस तो बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। लेकिन ये चेंज ज्यादा है इससे, तो ग्रेटर देन का साइन इधर लगेगा। आंसर, क्वांटिटी विल फॉल एंड प्राइस विल राइज। लेकिन क्वांटिटी का फॉल ज्यादा होगा प्राइस के राइज से, प्राइस के राइज से क्वांटिटी का फॉल ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने केस नंबर 9 बनाया। ठीक है, उतारोगे और पॉसिबल हो तो तुम्हें समझ में आ गया हो तो घर पे लाइन से ही उतार लेना सारे। ठीक है, हाँ बेटा। वाले में तो दोनों राइज कर रहे थे, तो यहाँ पे तो दोनों मतलब डिक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर फिर एक इंक्रीज क्यों हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि बेटा सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा है डिमांड के इंक्रीज से। यहाँ पे सॉरी, सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है डिमांड के डिक्रीज से। ठीक है, रीजन ये है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 1 मिनट लिखना बंद करो, आंसर सुनो। इसने पूछा है कि सर डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, तो जब दोनों कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, लेकिन प्राइस बढ़ क्यों रहा है? यही सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। जवाब सुनो। जब मेरी डिमांड कम हुई किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो मैं पेन बेचता हूं, डिमांड कम हो गई तो मैंने सप्लाई भी कम कर दी। अब डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई भी कम ही होगी, तो मैंने सप्लाई कम कर दी। तो मैंने अगली बार से ऑर्डर लेना बंद कर दिया। मैंने मार्केट में कहा भाई मेरे को तो पेन वेन मत दो तुम, ठीक है, सप्लाई तो डिमांड तो आती नहीं है, मैं फालतू पेन लेके बैठा रहता हूँ, कोई खरीदने तो आता नहीं है, जबरदस्ती में स्टॉक पड़ जाता है, डेड स्टॉक हो जाता है, तो मैंने सप्लाई भी बंद कर दी। मैंने व्यापारी से बोला भाई तू तो मत दे के जा पेन वेन, बिकते ही नहीं है तेरे पेन, जा यहाँ से। सप्लाई कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई। अब सुनना बराबर, लेकिन मैंने सप्लाई ज्यादा कम कर दी। जितनी डिमांड कम हुई थी ना, मैंने सप्लाई ज्यादा कम कर दी। जैसे 20 लोग पेन लेने आते थे, अब 18 लोग गायब हो गए, तो मैंने सप्लाई को तो 20 से ही कम कर दी पूरी। कम से कम 2 लोग तो अभी भी आ ही रहे थे ना, लेकिन मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, मैंने कहा यार 20 लोगों को पेन बेचता हूं, 18 लोग तो आए ही नहीं, आ भी नहीं रहे, अब 2 लोगों के लिए क्या पेन खरीदूं? तो मैंने उससे कहा तू तो मत दे मेरे को, सप्लाई कम कर दी मैंने। तो सप्लाई मैंने 20 से कम करी, जबकि डिमांड मेरी 18 से कम हुई थी। तो अब सप्लाई ज्यादा कम करने की वजह से क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की स्कैरसिटी पैदा हुई, वो प्रोडक्ट मार्केट में आना बंद हो गया। और जैसे जैसे स्कैरसिटी पैदा हुई तो लोगों की जो इंटेंसिटी थी उस प्रोडक्ट की तरफ वो बढ़ती चली गई। और किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। अब अगली बार जो लोग खरीद नहीं रहे थे ना, वही लोग झक मार के आए और मेरे को बोलने लगे कि सर वो जो पेन आप 20 रुपए का देते थे ना, हम 22 रुपए में भी लेने को तैयार है, प्लीज मंगवा दो। तो मार्केट में उसका प्राइस हल्का सा बढ़ गया। दैट्स द रीजन। समझा बच्चे? लेकिन अब ये 16 के 16 केस में ऐसे इतना लंबा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने बैठोगे तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो सिर्फ तो इतना डीप नहीं जाना। तूने पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन आपको लिखना वहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही है कि ऐसा होने से क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ गई और क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन रीजन हर चीज का है, एक एक कर्व का मैं तुम्हें रीजन बता सकता हूं, एक एक चीज का। समझे कि नहीं समझे? एक बार मैंने जितनी भी बात बोली एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं और कंक्लूड करता हूं। मैं पेन बेचता था दुकान में, 20 लोग आते थे खरीदने,
लेकिन क्या हुआ, कुछ समय से लोग आने हो गए बंद, 20 में से अब सिर्फ 2 लोग आने लगे, 18 से मेरी डिमांड कम हो गई, मेरा दिमाग खराब हुआ। डिमांड कम होते ही मैंने सप्लाई भी क्या कर दी, कम कर दी। मैंने मार्केट में जाके बोल दिया अपने व्यापारी से कि तू मेरे को पेन मत बेचा कर। वो मुझे हर रोज 20 पेन देके जाता था, मैंने मना कर दिया मत दे मुझे। तो मेरी सप्लाई क्या हो गई, कम, और डिमांड भी क्या हो गई, कम। डिमांड तो सिर्फ 18 से कम हुई थी, लेकिन सप्लाई कितने से कम हो गई, 20 से। जब मैंने 20 से सप्लाई कम करी तो 2 लोग तो अभी भी लेने आ ही रहे थे ना बेचारे, तो मैंने उन दोनों को भी भगा दिया। मैंने कहा नहीं देना मेरे। अब वो इधर उधर घूमे, तो सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि वो चीज़ उन्हें मिल ही नहीं रही। और आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जिस चीज़ की तलब हमें ज़्यादा होती है, जो चीज़ हमें नहीं मिलती, यूटिलिटी ज़्यादा होती है, उसके लिए हम ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हो जाते हैं। अब वो चीज़ तुम्हें मिल ही नहीं रही मार्केट में घूमने पर भी, तो तुम उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। जो पेन 20 रुपए का था, तुम उसी पेन के मुझे कितने रुपए देने को तैयार हो गए, 22 रुपए। तो हल्का सा मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, और क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तो क्वांटिटी तो कम ही हुई ना, जहाँ मैं 20 बेचता था अब 2 बेच रहा हूँ, तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम, लेकिन प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। जो पेन तुम 20 रुपए में खरीदते थे, वही पेन तुम मुझसे 22 रुपए में खरीदते हो। समझे? ये हमने कौन सा केस बनाया, 9। ठीक है, ये बना लो जल्दी से फटाफट, पॉज कर बेटा। अब हमने अभी देखा 8, 9, 10, इसके बाद आता है 11, 12, 13 आपके उसमें। 11, 12, 13 में था डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना, वो नहीं लिया मैंने, वो भी सेम ही है। और 14, 15, 16 है डिमांड का कम होना और सप्लाई का बढ़ना। अब दोनों में इनवर्स चीजें हैं, एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। यहाँ एक ग्रेटर देन का साइन, यहाँ लेस देन का, और यहाँ इक्वल टू। तीनों में से 2 केस ले लेते हैं। एक पहले 14 लेते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड डायग्राम x y डिमांड और सप्लाई, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी P और Q। देखिएगा बच्चों, अब मुझे यहां पे डिमांड को कम करना है और सप्लाई को बढ़ाना है। यूजर डिमांड कम होगी तो कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड कहां होता है, इधर की साइड, कहां, इधर। तो यहां कम कर रहा हूं मैं, तो ये मैंने डिमांड को कर दिया D1, D1, और सप्लाई को बढ़ाना है मुझे, तो सप्लाई बढ़ेगी तो राइटवर्ड, और ग्रेटर देन का साइन इधर है, तो मैं सप्लाई को थोड़ी ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो सप्लाई को बढ़ाता हूं मैं ये S1 और S1। क्या मेरे कर्व से आप देख पा रहे हो कि सप्लाई का चेंज ज्यादा है और डिमांड का चेंज दिख रहा है आपको? और मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज आपके कर्व में बराबर नजर आनी चाहिए। ठीक है बच्चों? अच्छा 15 का बना दिया, तो 15 लिख दो यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड तो कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहाँ था और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से खींच दो तुम P1 और यहाँ से खींच दो तुम। ऑब्जर्वेशन क्या है, प्राइस तो कम हो रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड क्वांटिटी विल राइज, और चेंज कहां ज्यादा है, प्राइस में, तो ग्रेटर देन का साइन प्राइस में। ठीक है, इसका भी रीजन बताता हूं आपको मैं, क्या रीजन होगा। सप्लाई तो बढ़ी और डिमांड कम हुई। एक एग्जांपल से समझते हैं, सप्लाई तो बढ़ी और डिमांड क्या हो गई, कम। एग्जांपल से समझते हैं। अभी क्या हुआ कि तुम लोगों का रिस्पांस देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगली बार और बच्चे आएंगे, तो मैंने सप्लाई बहुत सारी बढ़ा दी, 2-3 ब्रांचें खोल ली, सब जगह फर्नीचर खरीद लिया, एसी लगा दिए और खूब सारी सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, और अगली बार चीज़ उल्टी हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम। तो मैंने एक तरफ तो सप्लाई बढ़ा दी बहुत ज़्यादा और उल्टी डिमांड स्लाइटली कम हो गई। तो सप्लाई बढ़ाने की वजह से, सुनना बराबर, अब मैंने सोचा यार फर्नीचर इतना सारा खरीद लिया, एसी लगा दिया, ठीक है, बच्चे तो आए नहीं, डिमांड तो कम हो गई, तो मैंने कहा यार अब क्या करें, प्राइस कम कर देते हैं यार, जो आएंगे वही सही, क्योंकि खर्चा तो हो ही चुका है, सप्लाई तो बढ़ा चुका हूं मैं। अब इस कॉस्ट को रिकवर करने का तरीका क्या है, प्राइस कम कर देते हैं, शायद कुछ आ जाए। तो मैंने प्राइस को क्या कर दी, कम। अब वो प्राइस कम करने से थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम करने से थोड़े 2-5 बच्चे और आ गए, ठीक है, और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस कम हो गई, ये रीजन है।
लेकिन फिर बोलूंगा कि इतना लंबा डिटेल में हमें समझाना नहीं होता, वहां पे हमें सीधे सीधे वहां पे ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। नंबर आपको किसके मिलेंगे? ऑब्जर्वेशन। लेकिन याद रखना अपने बैक ऑफ द माइंड में कि रीजन तो हर चीज का होता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और बहुत अच्छी आदत है कि हमें क्यों का जवाब जानना चाहिए, 11th में भी 12th में भी, कि क्यों हुआ। भले वो एग्जाम ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन हमें जानना जरूर चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। समझे? ये तुम्हारा हो गया केस नंबर 15। काफ़ी है, बाकी तुम बना लोगे। अब कल की क्लास में मुझे पूरे 16 कर्व चाहिए। मैं एक एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें चेक करवाऊंगा यहाँ पे 1 से लेकर 16 तक। 4 तो आज चेक कर लिए, 5 से लेकर 16 तक। और कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो मैंने तुम्हें नोट्स में दे रखे हैं, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, और कल इस चैप्टर को इंशाल्लाह समाप्त करेंगे। धन्यवाद।